मेरा नाम समीर है और मैं अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। बाहर सहन में नजीबा चारपाई पर बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी। इस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी और मैं 12 क्लास में पढ़ रहा था और नजीबा इस वक्त 9 क्लास में थी। इस पर जवानी और हुस्न इस कदर चढ़ा हुआ था कि पूछो मत। बिल्कुल गोरा रंग, इसकी हाइट 5 फुट 3 इंच थी। वो सामने ऑरेंज रंग की कमीज और सफ़ेद रंग की शलवार पहने वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और मैं अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा नजीबा को गौर से देख रहा था। ये बात इस वक्त की है जब मैंने होश संभालना शुरू किया था। तब मेरी जिंदगी में एक बहुत खौफनाक हादसा पेश आया। मेरे माँ बाप बाइक एक्सीडेंट में फौत हो गए और वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल होने लगा और मैं चाचू के घर रहने लगा। चाचू गवर्नमेंट बैंक में नौकरी करते थे और मैं सुबह उनके साथ ही तैयार होकर स्कूल जाता था, क्योंकि मेरा एडमिशन चाचू ने गांव के सरकारी स्कूल में न करवाकर शहर के प्राइवेट स्कूल में करवाया था। स्कूल से छठी के बाद मैं सीधा बैंक ही चला जाता था और उसके बाद शाम को चाचू के साथ ही घर वापस आता था और जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी और वक्त ऐसे गुजरता रहा। मैं 7 क्लास में हो चुका था। कई रिश्तेदार चाचू को दूसरी शादी करने के लिए काफी वक्त से जोर लगा रहे थे, लेकिन चाचू का कहना था कि जब तक मैं अपने आप को संभालने लायक नहीं हो जाता वो दूसरी शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था, अब मैं खुद अकेले स्कूल आने जाने लगा था, तो रिश्तेदारों के बार बार कहने पर चाचू ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। मैं स्कूल के बाद बैंक न जाकर अकेले घर आ जाता था और खुद ही अकेले सुबह बस से स्कूल भी जाने लगा था। इससे चाचू की सरदर्दी काफी हद तक कम हो चुकी थी, क्योंकि पहले उन्हें भी मेरे साथ बैंक के वक्त से पहले ही घर से निकलना पड़ता था। जब मैं 10 क्लास में हुआ तो चाचू और उनके बैंक में ही काम करने वाली एक बेवा औरत के दरमियान अफेयर हो गया। रिश्तेदार भी चाचू को दूसरी शादी करने के लिए बार बार कहते थे, इसलिए उन्होंने नाजिया नाम की इस बेवो औरत से शादी कर ली। नाजिया बैंक में ऊंची पोस्ट पर थीं, बहुत खूबसूरत औरत थीं। इस वक्त इसकी उम्र 30 साल थी जब इसकी और चाचू की शादी हुई थी। कई बार तो मुझे चाचू की किस्मत से भी जलन होने लगती थी। खैर, अब कहानी पर आते हैं। मैं और नजीबा घर में अकेले थे। हमारे घर में पीछे की तरफ 2 कमरे थे और एक तरफ किचन था। किचन और कमरे आगे से बरामदे से ढके हुए थे। आगे खुला सहन था और फिर आगे 2 कमरे और थे, जिनमें से एक ड्राइंग रूम और दूसरा कमरा नजीबा का था और गेट के दूसरी तरफ बाथरूम था। मैं अपनी प्यार भरी नज़रों से नजीबा की तरफ देख रहा था और नजीबा भी बीच बीच में सर उठाकर मेरी तरफ देखती, और जब हम दोनों की नज़रें आपस में मलती तो वो शर्म से नज़रें झिका लेती। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि बाहर से घंटी बजी। मैंने देखा नजीबा ने अपनी किताब चारपाई पर रखी और जब वो चारपाई से उतरने लगी तो वो मेरे कमरे की तरफ से उतरी, हालांकि वो दूसरी तरफ से भी उतर सकती थी। फिर इसने अपना दोपट्टा चारपाई से उठाया और बाहर जाकर गेट खोला तो मुझे बाहर से रिदा की आवाज़ आई। रिदा चाचू के दोस्त फारूक की बेटी है। दरअसल चाचू और फारूक करीबी दोस्त थे। फारूक के घर में इसकी बीवी समीरा और फारूक की बेटी रिदा रहती थी। रिदा की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे थे जो कि जुड़वा थे। रिदा का खावंद खलीज में नौकरी करता था और तकरीबन 1 साल पहले रिदा का खावंद फारूक के बेटे को भी अपने साथ ले गया था। रिदा की शादी जिस घर में हुई थी उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। रिदा के खावंद के 4 भाई और थे, इसलिए जब रिदा का भाई अपने जीजा के साथ बैरून मुल्क गया तो रिदा यहाँ आ गई। उसके ससुराल वालों ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। रिदा इस वक्त हमारे गांव में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता थी। इसने अंग्रेजी में बैचलर्स किया हुआ था। इसी वजह से चाचू ने मुझे ये फरमान सुनाया था कि मैं स्कूल से वापस आने के बाद सीधा चाचू के दोस्त फारूक के घर चला जाऊं पढ़ने के लिए, जैसे किसी ने मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली हो। लेकिन शायद चाचू नहीं जानते थे कि वो मुझे किस दलदल में डाल रहे हैं, ऐसा दलदल जिसने मेरे ज़हन ने तमाम रिश्तों को ख़त्म कर दिया। समीरा फारूक की दूसरी बीवी थी। उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। जब रिदा 6 साल की हुई थी तो बड़ी मुश्किलों के बाद रिदा की उम्मी दूसरी बार हामला हुई, लेकिन हमल में कुछ मसला होने की वजह से ना तो रिदा की उम्मी बच सके और ना ही बच्चा बच सका। रिश्तेदारों के बार बार कहने और जोर देने पर फारूक ने अपनी ही साली समीरा से शादी कर ली, क्योंकि समीरा के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची की आखिरी निशानी को किसी तरह की मुश्किलें पेश आए। मैं समीरा को चची और फारूक को चचा कहता था और रिदा को रिदा के कर बुलाता था। जब मैंने स्कूल से आकर उनके घर जाना शुरू किया तो तब समीरा चची 35 साल की होगी।
इसकी हाइट 5 फुट 4 इंच के करीब थी। समीरा का रंग ऐसा था जैसे किसी ने दूध में शहद मिला दिया हो, बिल्कुल गोरा रंग, लाल सुर्ख गाल और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी। जब वो कभी घर से बाहर निकल कर दुकान तक जाती थी तो देखने वाले के दिलों पर बिजली गिर पड़ती थी। यही हाल रिदा का भी था। उसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 22 साल के करीब थी। शादी और बच्चों के बाद उसका जिस्म भी समीरा की तरह भर चुका था। इसका हुस्न देखकर लोगों का बुरा हाल हो जाता था। और फारूक चचा इस वक्त 48 से 50 के बीच के होंगे। जब मैंने चची समीरा के घर जाना शुरू किया तो वहां मैं ऐसे दलदल में फंसा कि फिर कभी बाहर निकल नहीं पाया। मेरे अंदर आज जो शैतान है वो समीरा, चची और रिदा की वजह से ही है। आज वो हमारे घर आ चुकी थी। रिदा और नजीबा दोनों वही चारपाई पर बैठ गईं। रिदा की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो इसने इशारे से मुझे सलाम कहा। मैंने भी जवाब में इशारा किया और साथ ही नोटिस किया कि जब रिदा ने सलाम के बाद नजीबा की तरफ देखा तो दोनों के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जिस दिन से नजीबा के रख रखाव बदले थे इस दिन भी रिदा घर पर आई हुई थी। चाचू और मेरी चची शाम को 7 बजे से पहले घर नहीं आते थे, इसलिए मैं और नजीबा दोनों घर पर अकेले होते थे। वो दोनों चारपाई पर बैठी आपस में बातें कर रही थीं। बीच बीच में कभी रिदा तो कभी नजीबा मेरी तरफ देखती और फिर सर नीचे करके मुस्कुराने लगती। मुझे उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। थोड़ी देर बाद नजीबा उठी और अपने कमरे में चली गई। जब वो कमरे से बाहर आई तो इसने अपने कपड़ों पर तौलिया रखा हुआ था और रिदा से कहा, आप ही अब बैठिए, मैं अभी नहा कर आती हूँ। ये कहकर नजीबा बाथरूम में दाखिल हो गई। जैसे ही नजीबा बाथरूम में गई तो रिदा चारपाई से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर एक बार बाथरूम की तरफ देखा और फिर वो कमरे की तरफ आने लगी। इसे अंदर आते हुए देखकर मैं भी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। रिदा मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर रिदा का हाथ पकड़ा और इसे दरवाजे से अंदर कमरे में कर दिया ताकि अगर नजीबा बाहर आए तो इसकी नज़र सीधे हम दोनों पर न पड़े। रिदा बोली, क्या बात है समीर, आज कल तुम हमारी तरफ नहीं आ रहे? तो मैंने कहा, ऐसे ही, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो रिदा बोली, अच्छा मैं बाहर जाकर बैठती हूँ, नजीबा बाहर आने वाली होगी। रिदा के बाहर जाने के बाद मैं बेड पर लेट गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे बाहर से रिदा और नजीबा दोनों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मैं ये तो नहीं सुन पा रहा था कि वो आपस में क्या बात कर रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रिदा और नजीबा मेरे बारे में ही बात कर रही होंगी। जब दोनों के हंसने की आवाज़ें आतीं तो मेरे दिल में बेचैनी सी उठती कि मैं उनकी बातें किसी तरह सुनूं। मैं बेड से उठा और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वहां से भी कुछ भी ठीक से सुन नहीं पा रहा था। मैंने थोड़ा सा सर बाहर निकालकर चोरी से देखा तो दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किए बैठी थीं और दोनों की पीठ मेरी तरफ थी। तभी मेरी नज़र किचन के दरवाजे पर पड़ी जो मेरे कमरे के बिल्कुल साथ था और दरवाज़ा खुला हुआ था और मुझे अपने कमरे से निकलकर किचन के अंदर जाने में चंद सेकंड का वक्त ही चाहिए था। बस मसला ये था कि कहीं दोनों में से कोई भी मुझे किचन के अंदर जाते हुए ना देख ले, नहीं तो दोनों मुझे किचन में जाते देखकर बातें बंद कर देती। बिलाखिर मैंने हौसला करके बाहर की तरफ कदम रखा। दोनों बातों में मसरूफ थीं और मैं बड़ी तेजी से बगैर आवाज़ किए किचन के अंदर चला गया। अंदर लाइट ऑफ थी। किचन में बाहर गेट की तरफ एक विंडो थी जो खिली हुई थी। विंडो के आगे जाली लगी हुई थी और किचन से सिर्फ 1 फुट के फासले पर दोनों चारपाई पर बैठी हुई थी। मैं धीरे धीरे बगैर शोर किए विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे उन दोनों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन जो मैं सोच रहा था दोनों इसके उलट बात कर रही थीं। रिदा नजीबा से कह रही थी कि इतवार के दिन शहर जाकर शॉपिंग करने की बात कर रही थी। तो नजीबा बोली, आपी मैं आपको पक्का नहीं कह सकती, अम्मा को आने दे, मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगी। अगर अम्मा अबू राजी हो गए तो फिर आपके साथ ज़रूर चलूंगी और मुझे भी शॉपिंग करनी है। रिदा बोली, अच्छा ठीक है, अम्मा से पूछ कर बता देना और अगर वो मान गईं तो तुम्हें जो चाहिए मुझे बता देना, मैं वहां से खरीद कर लाऊंगी। तो नजीबा बोली, जी आप ही। मैं सोचने लगा कि जो मैं 2 दिन से सोच रहा था शायद वो मेरे वहम हो। ये मुझे क्या होता जा रहा है जो हर वक्त मेरा दिमाग सिर्फ प्यार के बारे में सोचता रहता है। मैं अभी वहां से हिट कर वापस अपने कमरे में जाने ही वाला था कि रिदा ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से मैं वहीं रुक गया। नजीबा, वैसे आज तूने जो तरीका अपनाया है वो है एकदम सेट, ऐसे ही अपनी आपी का ख्याल रखना। फिर दोनों हंसने लगे। फिर मुझे नजीबा की सरगोशी से भरी आवाज़ आई कि आपी आपसे एक बात पूछो।
तो रिदा ने कहा, हाँ पूछो, तुम मुझसे जो चाहो पूछ लिया करो। तो नजीबा बोली, आप ही आपको भाई के साथ प्यार करते हुए अजीब नहीं लगता? रिदा बोली, क्या अजीब? में समझी नहीं, खोल के बोलो ना, क्या पूछना चाहती हो? तो नजीबा बोली, आप ही मेरा मतलब भाई आपसे उम्र में बहुत कम है और आप उनके साथ प्यार कर लेती हैं, तो आपको अजीब नहीं लगता उनके साथ? नजीबा की बात सुनकर रिदा हंसते हुए बोली, अजीब क्यों लगेगा, देख इसमें उम्र का क्या लेना देना, वो प्यार करता है जो एक औरत को चाहिए होता है। और रिदा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। तो नजीबा बोली, तौबा आप ही अब भी ना कैसी कैसी मिसालें देती है। रिदा बोली, चल तुझे मेरी दी हुई मिसाल पसंद नहीं आती तो आगे से सीधी बात किया करूंगी। नजीबा बोली, खौफ करो, कैसी बातें करती हैं? अब तो रिदा बोली, ये खौफ दुखाने वाली, चल आगे से ऐसी बात नहीं करती तुझसे। रिदा चुप हो गई। थोड़ी देर दोनों खामोश रही और नजीबा बोली, आप ही नाराज हो मुझसे? तो रिदा ने धीरे से कहा, नहीं तो मैं क्यों नाराज हूं? तो नजीबा ने नॉर्मल से टोन ने कहा, तो फिर आप चुप क्यों हो गई? रिदा बोली, अब तुम ही कह रही थी कि ऐसी बातें ना करें। फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। आप ही एक बात पूछो? रिदा ने नजीबा की बात का कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर खामोशी के बाद रिदा बोली, हाँ बोल, क्या पूछना है? आप कह रही थीं कि आपका दिल करता है कि समीर आपको प्यार करता रहे। तो रिदा नजीबा की बात सुनकर हंसते हुए बोली, पागल है तो भी मेरी भोली नादान बच्ची, वैसे तो अभी ये सब नहीं समझेंगी, लेकिन जब तेरी किसी से यारी लगेगी तो तुझे मेरी बात का यकीन होगा। नजीबा बोली, क्या आप ही? अब भी? तो रिदा हंसते हुए बोली, सच कह रही हूँ, देखना वक्त मेरी बात की गवाही देगा और तब तुम कहेंगी कि रिदा आप ही सच कहती थी। हाय तौबा, मैं तो तुमसे यहाँ बातों में ही उलझ गई। बच्चों को अम्मा के पास छोड़कर आई थी, अम्मा तो मेरी जान ही नहीं छोड़ेंगी। अब बहुत देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। रिदा चारपाई से उठी और गेट की तरफ जाने लगी। नजीबा भी गेट बंद करने के लिए इसके पीछे चली गई। मौका अच्छा था, मैं किचन से बाहर निकला और अपने रूम में आ गया और बेड पर लेट गया। अब कुछ कुछ मेरे समझ में आ रहा था कि नजीबा के रवैये में जो तब्दीली आई है वो क्यों आई है। तो क्या नजीबा मेरे साथ वो सब नहीं? नहीं, नजीबा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचेंगी? यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। शाम के 5:30 हो चुके थे। तब मेरी आंख खिली। मेरे कमरे में रोशनी कम थी, बाहर से हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो नजीबा मुझे पुकार रही थी। हाँ बोल, क्या बात है? मैंने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जो कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो नजीबा बोली, मैं चाय बनाने जा रही थी, आपके लिए भी बना दूं? नजीबा सर झुकाए खड़ी थी। हाँ बना ही लो। नजीबा मेरी बात सुनकर बाहर जाने लगी। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा, मुझे वक्त ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, शायद अभी अभी सोकर उठने की वजह से। मैंने कहा, नजीबा वक्त क्या हुआ है? तो नजीबा बोली, 5:30 हुए हैं। मैंने ओके कहा। नजीबा बाहर चली गई। पता नहीं क्योंकि पर मेरा मन उठने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं वैसे ही बेड पर लेटा रहा। 10 मिनट बाद नजीबा चाय का कप लेकर अंदर आई। इसने टेबल पर कप रखा और नजीबा ने धीरे से कहा, फिर से सो गए क्या? तो मैंने कहा, नहीं जाग रहा। नजीबा बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो मैंने कहा, ऐसे ही सर में हल्का सा दर्द है। नजीबा बोली, टैबलेट ले लें, चाय के साथ ठीक हो जाएगा, मैं अभी टैबलेट लेकर आती हूँ। मैंने कहा, नहीं रहने दो, मुझसे टैबलेट नहीं खाई जाती। नजीबा अभी वही खड़ी थी। मैं बेड से उठा और उठकर जैसे ही लाइट ऑन की तो नजीबा, जो कि मेरी तरफ देख रही थी, इसने अपनी नज़रें झुका ले। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ ट्राउज़र में बेड पर लेटा हुआ था। मुझे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने कहा, सॉरी। वो मैं इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता नजीबा बोल पड़ी, इट्स ओके। मैंने कहा, नहीं नजीबा, फिर भी मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि तुम रो में हो और मैं किस हालत में था, प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दो। नजीबा बोली, इट्स ओके। आप बाहर तो नहीं थे ना, अपने ही रूम में थे, आप अपने रूम में जैसे चाहे रह सकते हैं। मैंने कहा, फिर भी तुम्हारे सामने मुझे ऐसी हालत में नहीं होना चाहिए था, तुम्हें बुरा लगा होगा। नजीबा अभी भी सर झुकाए हुए खड़ी थी। उसके गाल लाल सेब की तरह सुर्ख होकर दहक रहे थे। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी और बोली, नहीं तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? तो मैंने कहा, अच्छा अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा तो फिर सर क्यों झुका लिया मुझे देखकर? तो नजीबा ने एक बार सर उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली और बना कुछ बोले जाने लगी। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरने लगी तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। ये पहली दफा था जब मैंने नजीबा को छुआ था, इससे पहले मैंने कभी नजीबा को टच तक नहीं किया था।
और जब मैंने इसका हाथ पकड़ा तो वो डर गई, जिसे मैं साफ महसूस कर पा रहा था, लेकिन इसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इसने मेरी आंखों में झांका और लड़खड़ाती आवाज में बोली, जी। इसने फिर से नजरें झुका ली तो मैंने कहा, नजीबा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैंने अपने अंदर हिम्मत जताते हुए कहा। नजीबा बोली, जी कहिए। तो मैंने कहा, जाओ पहले चाय पी आओ, बाद में बात करते हैं। और मैंने नजीबा का हाथ छोड़ दिया और अपनी टी शर्ट उठाकर पहनने लगा। नजीबा बाहर जा चुकी थी और मैं चाय पीने लगा। नवंबर का महीना शुरू हुआ था। हमारे गांव के आसपास के इलाके में बहुत सी नहरें बहती थीं, इसलिए सर्दी अभी से बढ़ चुकी थी। चाय पीने के बाद मैंने खाली कप उठाया और किचन में चला गया। वहां खाली कप रख कर ऊपर छत पर चला गया और छत पर जहां से सह नजर आता है वहां दीवार के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे नजीबा अपने कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो बाहर आई तो इसकी नज़र फौरी तौर पर ऊपर पड़ी, और जब हमारी नज़रें मिली तो मुझे याद आया कि मैंने नजीबा को बात करने के लिए कमरे में बुलाया था। मैं सोच रहा था कि मैंने नजीबा को बुला तो लिया था, लेकिन अब इससे बात कैसे करूं, कैसे बात शुरू करूं, क्या कहूं, कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूं कि इससे बुरा भी ना लगे। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ भी उसके ज़हन में हो ही ना, और वो सब मेरा वहम हो, कहीं नजीबा मुझसे नाराज़ ना हो जाए। और चाचू तो इस मामले में शुरू से बहुत जालिम रहे हैं, वो तो मुझे कभी नहीं बख्शेंगे अगर नजीबा ने कुछ चाचू आचची को बोल दिया तो। मैं मन ही मन सोच रहा था कि देखता हूं कि नजीबा मुझसे बात करने के लिए ऊपर छत पर आती है या नहीं। अगर वो छत पर खुद आ जाए तो कम से कम 10% चांस तो बनते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है। लेकिन इससे बात कैसे करूंगा? बहुत सोचने समझने के बाद मुझे बिलाखिर एक रास्ता मिल ही गया। वो रास्ता भले ही लंबा था, लेकिन इस रास्ते पर सफ़र करके मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद ज़रूर मिल सकती थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि मुझे नजीबा नज़र आई। इससे पहले कि वो ऊपर देखती मैं पीछे हिट गया और चारपाई पर बैठ गया। हमारे घर की छत पड़ोसी के घरों से कोई 3-4 फुट ऊंची थी और चारों तरफ चाचू ने 5-5 फुट ऊंची बाउंड्री बनाई हुई थी। सिर्फ सहन की तरफ वाली बाउंड्री 4 फुट की थी, क्योंकि हमारे घर के सामने खेत थे, इसलिए खेतों से किसी को भी हमारी छत नजर नहीं आती थी। मैं चारपाई पर बैठा हुआ नजीबा का धड़कते हुए दिल के साथ इंतजार कर रहा था, और उसके ऊपर की तरफ आते हुए कदमों की आहट भी मैं साफ सुन पा रहा था। और फिर जैसे ही वो ऊपर आई तो मैं इसका हुस्न देखकर एकदम दंग रह गया कि नजीबा ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। ऊपर हल्का अंधेरा छाने लगा था, लेकिन फिर भी मैं इसे साफ देख पा रहा था। वो अभी भी ऑरेंज कलर की कमीज और वाइट कलर की शलवार पहने हुए थी। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने नजरें झुकाते हुए कहा, आपको मुझसे कोई बात करनी है? हाँ बैठो, मैंने चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो मेरे बिल्कुल पास में बैठ गई। वो भी मेरी तरह थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी। इसने अपने हाथों को अपने घुटनों के पास रखा हुआ था और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मिल रही थी। मैंने हिम्मत करके जैसे ही उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा तो इसने चौंक कर एक बार मेरी तरफ देखा और फिर से नजरें झुका ले। इसने अपने हाथों की उंगलियों को अलग किया जो थोड़ी देर पहले उलझी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि नजीबा ने इसलिए अपने हाथों को अलग किया था ताकि मैं उसके हाथ को अपने हाथ में ले सकूं। मैंने इसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी नजीबा, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैं अब नजीबा का रिएक्शन जाना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। तो नजीबा बोली, किस लिए और आपको किसने कहा कि आप बुरे इंसान हैं? मैंने कहा, तुमने। तो नजीबा बोली, किया मैंने कहा, हाँ तुमने कहा। फिर नजीबा बोली, मुझ पर इतना बड़ा गुनाह का इल्ज़ाम तो ना लगाए। मैंने कब कहा? तो मैंने कहा, मेरा मतलब है कि तुमने भले ही ना कहा हो, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ और तुम कितनी नेक दिल हो जो मेरे हर कड़वी बात को भला कर हमेशा मेरा ख्याल रखती आई हो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को क्या कुछ नहीं कहा, और तुमने हर इस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे किसी अपने के सहारे की ज़रूरत होती थी। मुझे याद है जब मैं तुम पर गुस्सा करता था तब भी तुमने मुझसे नाराज़गी नहीं दिखाई। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि नजीबा बड़े गौर से मेरी तरफ देख रही थी और ऐसे जैसे इसे यकीन ना हो रहा हो कि जो वो सुन रही है वो सारे अल्फाज में खुद बोल रहा हूँ या कोई और। नजीबा बोली, आपको क्या हो गया? आज आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? नजीबा के चेहरे की रौनक अब भी उड़ी हुई थी।